वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के जो एग्ज़ाम थे उसी के अंतर्गत पहला पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आज हुआ था एचपी पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम। ठीक है, इसी तरह से आगे आपके दूसरे एग्ज़ाम भी होंगे। अभी फिजिक्स का आने वाला है, उसके पश्चात केमिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स आने वाले हैं ये एग्ज़ाम। इसी के तहत देखिए, यहाँ पर आपके समक्ष जो प्रश्न पत्र की आंसर की लाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ताकि क्यों, अभी देखिए 4 बजे के पश्चात हिंदी वाले निकलने वाले हैं, तो उनको ये यहाँ पर आंसर की मिल जाए। इसी के आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। आगे हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ये आंसर की पर आधारित है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे निजी प्रयास है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। हाँ, अगर आपको उत्तर कन्फर्म आता है तभी आप उत्तर देना, नहीं तो ऐसे देखिए भ्रमित हो जाते हैं बच्चे जो कमेंट देख के। ठीक है, कहीं पर आपको लगता है कि यही इसका आंसर है, आप फुली श्योर हैं, तो ही उत्तर दीजिएगा। बाकी हमने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। कहीं पर अगर हमें द्वंद्व लगता है, कहीं पर अगर हमें लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं होना चाहिए, तो हमने कमेंट भी कर दिया है, हमने आप पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पर हम पहले करेंगे इंग्लिश सेक्शन को। तो देखिए, तो इसमें जो इंग्लिश सेक्शन में जो पहला है, जेवी फॉल द चेयर्स, इसमें क्या आएगा? सी, डी ऑफ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो वन शुड डू डैश ड्यूटी, इसमें होगा वंस, ए। अगला जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, तो वो हो जाएगा आपका सक्सेस। चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? इंडिफरेंसेस। और फिफ्थ का जो सही हो जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगा द फ्रॉड केसेस हैव बीन। फिफ्थ का सी हो जाएगा, फिफ्थ का आपका सी। सिक्स का क्या होगा? सिक्स का हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट, सी, ये। और सेवन्थ का हो जाएगा बी। और एट्थ का क्या होगा? एट्थ का हो जाएगा आपका डी। और नाइन्थ का क्या होगा? नाइन्थ का होगा डी, वेरी डिफिकल्ट। 10 का फेयर एंड स्क्वायर, तो इसका जो 10 का हो जाएगा ई। ज़्यादा हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे समक्ष हिंदी सेक्शन आता है। तो हिंदी सेक्शन को आप देखिएगा। जो हिंदी सेक्शन हिंदी वालों के लिए मुझे सरल लग रहा है। यहाँ पर आपको जो हमें सीरीज़ आई है ये भी बता देता हूँ। सीरीज़ है ये ए सीरीज़ वाले सेम इसी तरह से देखिएगा अपने उत्तर। बाकी की जो दूसरी सीरीज़ वाले हैं वो अपने हिसाब से चेक कर लेना अपने आंसर। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको गलत उत्तर ना मिले। ठीक है, फिर भी कल कहीं लगता है तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द एक समान थे, तो वो था विकल्प बी। अगला प्रश्न 12 है। इसमें क्या दिया गया है? रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, ये कर्म कारक के हिसाब से सही होगा, सी। अगला है सचिन आता होगा, वाक्य का काल है। सचिन आता होगा, ये कैसा है? होगा एक तरह से भविष्य को बता रहा है ना, ये आता होगा। ठीक है, तो सामान्य भविष्य है यहाँ पर, सी। अगला प्रश्न है 14। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, तो हो जाएगा आपका परिमाण बोधक, डी। बिल्कुल सही है, डी। हिंदी वाले अधिकतर आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सारे प्रश्न आते थे यहाँ से हमें। फिर जो अगला प्रश्न है यहाँ 15, माँ आ जाती तो मैं चलता, ये वाक्य है। ये देखिए पूरी संभावना है इसकी कि मिश्र वाक्य है, ये होगा, सी। अगला है समालोचन में है। समालोचन में क्या है? तो इसमें देखिए एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। अगर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर भी हम आपके साथ इसे डिस्कस करेंगे, ताकि आगे की परीक्षाओं के लिए आपको ये फ़ायदा दे। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से जो उपयुक्त वाक्य होगा, तो वो होगा मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, 17 का सी। अगला देखिए, अगला है 18, कर रहा हूँ ना
कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में ना क्या अवयव है? ये निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कोई मैं कार्य कर रहा हूँ ना, ये निश्चय है। फिर प्रश्न संख्या 19, इसमें क्या पूछा गया है? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम आप क्या व्यक्त करता है, तो ये निजवाचक नहीं है, ये होगा मध्यम पुरुष। सी बी ए सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए 20, इसमें से थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है। मुझे लगता है इसका डी होना चाहिए, बी का, 20वें का डी। फिर भी हम इसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा पूरी तरह से तो आप बता सकते हैं। मुझे बी और डी में थोड़ा सा संशय लग रहा है, डी की तरफ मैं जाऊंगा। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आती है तो फिर आपके साथ इसे हम बेझिझक डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं अब 21। इसमें क्या पूछा गया है 21 में? तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी। फिर प्रश्न संख्या 22 है, 22, इसमें जो सही विकल्प होगा 22 में, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का मिलान हम कर लेते हैं, ये इस तरह से मिलान हो जाएगा। फिर आपका ये और सी का 4, डी का 2, ये मिलान होगा। इस तरह से आप मिलान कर लेना। अगला प्रश्न है सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर होगा? काठमांडू में होगा। इसका भी आप ध्यान रख लेना, काठमांडू। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा तो वो है इंडोनेशिया। ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से सही का हमने चयन करना है। तो जो यहाँ पर सही होगा तो वो होगा आपका ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। स्टेटमेंट 1 सही होगी। स्टेटमेंट ए सही है। और दूसरी क्या है? सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया 2023 में ब्रिक्स समूह में शामिल हुए थे। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा संदेह लग रहा है। इसको अगर हम मान के चलें तो हम ये मान के चलेंगे कि 2023 में नहीं, 2024 में कहीं पर लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही होगी तो वो होगी सी। ठीक है, स्टेटमेंट सी यहाँ पर सही। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। अगला जो प्रश्न है 26, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 26 में भी स्टेटमेंट दी गई है, तो 26 का जो सही हो जाएगा, इसमें देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को अक्सर 21वीं सदी का सिल्क रोड के रूप में वर्णित किया जाता है, जो ओवरलैंड गलियारों की बेल्ट और शिपिंग लेन की समुद्री सड़क से बनी है। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 चीन का समुद्री रेशम मार्ग समुद्र में उसके राजनीतिक लाभ को भी बढ़ाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ये होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 27, इसमें क्या पूछा गया है 27 में आपसे? तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं होगा? तो यहाँ पर जो सत्य नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए। इसमें सरकार के 2 स्तर मौजूद हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न पे भी संदेह है, फिर हम ए मान के चलेंगे इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 28 में? तो यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दी गई है, तो इसे देख लेते हैं स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट है 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जो ये कथन है ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च से की गई थी। ये कथन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जो 28 का सही उत्तर होगा तो वो होगा बी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होंगी। प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में। ए सही होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 30, इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया है क्लाउडिया गोल्डिन को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला। क्यों मिला था? क्योंकि श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका पर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पर देखिए 30 का सही विकल्प होगा बी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के इंडिया टेक्ड विजन का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेज़ी में बढ़ती नवप्रवर्तक अर्थव्यवस्था बनाना था, तो ये तो गलत होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई थी, ये सही होगा। तो 31 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32। इसमें क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई है, तो जो शुरू नहीं की गई है तो वो होगा आपका राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद की स्थापना। बाकी तीनों योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई थी, RKVY, रफ्तार, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ये तीनों की गई थी। प्रश्न संख्या 33। इसमें क्या पूछा गया है, फरवरी 2024 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किए थे, तो इस संयुक्त अरब अमीरात में किए थे, विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 34। इसमें क्या पूछा गया है, उभरती जनरेटिव AI प्रौद्योगिकी में कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है, तो यह DALL-E, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा 34 का। प्रश्न संख्या 35 है। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, संसद के सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 का पारित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्रवाइयाँ सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए है, तो ये जो यहाँ पर सही होगा तो ये होगा 35 का ए सही विकल्प। अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो जो झेलम है ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, इसका ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें क्या दिया गया है, नाट्य नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही है। कुल्लू घाटी नृत्य दशहरा पर किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ उनकी रासलीला से संबंधित कहानियों को दर्शाता है। कुछ हद तक दर्शाता भी है, कुछ हद तक नहीं भी दर्शाता है। इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा द्वंद्व मुझे लगता है। चलिए यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ए सही होगा, कथन ए और कथन 2 दोनों सही होंगे, विकल्प ए यहाँ पर हम सही मानेंगे 37 का। अगला प्रश्न है 38। इसमें क्या पूछा गया है, जो दशहरा है ना बेसिकली दोस्तों ये माना जाता है भगवान श्री राम से संबंधित, इसलिए थोड़ा सा मुझे संशय है ए और सी में। अगला प्रश्न है 38। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू हुआ था। कहाँ के लोगों द्वारा ये वोट डाले गए थे सर्वप्रथम, तो ये डाले गए थे आपके हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी तहसील में। 38 का ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 39। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख में गठित किया गया था, कितनी पहाड़ी रियासतों का विलय इसमें किया गया था, तो ये 15 अप्रैल 1948 में 30 रियासतें थी, तो 39 का ए सही विकल्प होगा। तो प्रश्न संख्या 40 है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया, जिसे 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विस्तार अधिनियम की धारा 97D के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर कथन 2 भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जो प्रश्न संख्या 40 है इसका होगा दोनों गलत होंगे, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 41। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है 41 में आपसे कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर देखिए जो कथन गलत होगा, हाँ ये इस पे भी मुझे पूरी तरह से मुझे ये प्रश्न ही नहीं मिल पाया कहीं पर भी, तो 41 को हम छोड़ ही देते हैं। प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। 42 में देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, दूसरी तरफ अवधि थी, इन्हें मिलाना था, तो अगर हम इन्हें मिलाते तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 43। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं कितने प्रतिशत हैं, तो इसका जो सही हो जाएगा 43 का, तो ये होगा 95%। 43 का डी सही विकल्प होगा, 43 का डी। अगला प्रश्न है 44। इसमें क्या पूछा गया है, जो भारत के सीधा सा प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा जाता है जब भूकंप आता है, तो वो है क्षेत्र 5 और 4, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा 44 का। अगला प्रश्न है 45। इसमें क्या पूछा गया है,
45 में जो पूछा गया है आपसे प्रश्न, 1952 से 56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया गया था, जिसमें कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानूनों में से कौन से कानून को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है? तो बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, बी सही होगा इसका। 46 का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर, 46 में सीधे से देखिए विकल्प बी यहाँ पर, ये जो असंगत हो जाएगा, ये कथन असंगत है, बाकी तीनों कथन ए सी डी सही होंगे। अगला जो प्रश्न है 47, इसमें जो सही विकल्प होगा, किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारस्परिक भारतीय संस्कृति और फारसी कोर्ट लाइफ का अद्भुत मिश्रण देखने के लिए मिलता है? तो इसका हो जाएगा अकबर, विकल्प डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 48, इसमें क्या पूछा गया है, सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, विकल्प बी यहाँ पर 48 का हो जाएगा बी। 49 प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020-21 में योगदान के अनुसार निम्नलिखित जिलों को बढ़ते क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 4, 4 3 2 1, ये सही होगा। सबसे पहले किन्नौर, फिर 4 3 2 1। हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020 योगदान के निम्नलिखित जिलों को बढ़ते क्रमानुसार लगाइए, 4 3 2 1, ये सही मानिए आप। यहाँ पर थोड़ा सा इस पर भी मुझे संशय उत्पन्न हो गया है। चलिए इस प्रश्न को ऐसे ही रहने दीजिए आप, इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका 50, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये होगी आपकी 4%, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो थी। इसमें मैंने आपको जो जीके सेक्शन था वो हिंदी सेक्शन, हिंदी इंग्लिश ये करवाए। ठीक है, वैसे तो हमारा पूरा प्रयास था कि यहाँ पर आपको गलत उत्तर ना दिए जाए, फिर भी कहीं पर लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर लेना। और सभी को अच्छे से जो आगे तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा, किस प्रकार के लेवल आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करिए, अच्छा रहेगा आपको ये अवलोकन। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।